अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ मेजर गौरव वारिया हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं क्या बताऊं, आप सब मेजर साहब को जानते हैं और अक्सर लिखते भी रहते हैं कि जी मेजर साहब को बुलाइए। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि अभी मेजर साहब शो करके गए हो तो दूसरे दिन मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इतनी जल्दी मैं कैसे इन्वाइट कर लूँ। तो बिल्कुल मेजर साहब आज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। और सर, सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो टॉपिक्स हैं उसकी तरफ। लेकिन सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको और इंडिया को कि आप लोगों ने वैक्सीन जो है कोरोना की वो इंट्रोड्यूस कराई है और कई दूसरी कंट्रीज को भी दी है। और जहां तक मैंने सुना है, एक दो जगह मैंने सुना कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाई है उसके मुकाबले में इंडियन वैक्सीन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है और लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। तो मेजर साहब, क्या समझते हैं आपके कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर चाइना ये समझ सकता है कि थ्रेट समझ सकता है इंडियन वैक्सीन को अपने लिए, क्योंकि वहां पे अगर लोगों ने इंडियन वैक्सीन को ज्यादा प्रेफर किया और चाइना को ना किया, तो कई जगह पे ऐसा आपको लग रहा है कि आप लोग चाइना को काट पाएंगे किसी और कंट्री के साथ रिलेशंस में? आरजू जी, हमारा कभी ये इंटेंट नहीं था कि हम काटें। जैसे कि मैं एक और यूट्यूब चैनल में भी बता रहा था, जब ये सवाल पाकिस्तानी होस्ट ने पूछा मुझसे, तो जैसे चाइना की पॉलिसी है कि हमने किसी को कर्ज दिया, जैसे श्रीलंका का हनुमान टोटा पोर्ट है, और हनुमान टोटा पोर्ट चाइना के साथ अब 99 साल के लिए हो चुका है, और भी दीगर मुल्कों में, अफ्रीका में खास तौर से ऐसा बड़ा हुआ है चाइना के साथ। लेकिन इंडिया ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, चाइना जितना नहीं करा। पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उनकी जमीन हड़प ली। सिमिलरली विद ऑल्सो हमारा इंटेंट है मदद करना, साथ में डिप्लोमेसी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर एक मुल्क करता है, हम भी करते हैं। पर अगर कोई बोले चाइना को काटना है, देखिए साहब, जिस दिन चाइना से वो वायरस निकला था, चाइना उसी दिन कट गया था। आप चाइना अगर कोरोना की वैक्सीन, माफ कीजिएगा, अगर कोविड-19 की वैक्सीन पूरी दुनिया में मुफ्त भी बांट दे, फिर भी क्या ये लोग भूल पाएंगे कि वुहान से ये वायरस निकला था? नहीं भूल पाएंगे। इट इज द चाइनीज वायरस। ट्रंप गलत नहीं कह रहा था, वो है चाइनीज वायरस। तो ये चीज है। और जहां तक इंडिया की बात है, हमारे लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है रिकॉर्ड टाइम पे, और काफी लोगों ने, WHO ने आज ट्वीट करा है, यूनाइटेड नेशंस ने थैंक यू बोला है इंडिया को कि आपका वैक्सीन बहुत अच्छा है। आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट वैक्सीन इसको मान रहे हैं, और मुल्कों को भी नेबरहुड में काफी दिया है, मुफ्त में दिया है। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि दर्द देने वाले से दवा देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो चाइना ने दर्द दिया, हमने दवा दी, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, लोगों को पता लग जाएगा। हमारे पास शायद उतने असासे ना हो, उतनी मोटी चेकबुक ना हो जितनी चाइना चाइना की है। ये बात भी चाहिए, क्योंकि चाइना इज मच मच बिगर एज फार एज देयर इकोनॉमी इज कंसर्न एज कंपेयर टू इंडिया। लेकिन जैसे अफगानिस्तान में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, कोई अफगानिस्तान का जो बाशिंदा है या कोई शहरी है, वो ये नहीं कह सकता कि भारत ने फायदा उठाया है हमारा, या हमारी 1 इंच भी जमीन पे बुरी नजर डाली। लेना तो बहुत बड़ी बात है, हमने नहीं करी। तो ये हमारी वैक्सीन की भी यही कहानी है। दिस इज द वे इंडियंस आर, एंड दिस इज द वे और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, नॉट जस्ट मोदी सरकार, इसके पहले भी जो सरकारें थी हमारी, लगभग ये पॉलिसी में कंटिन्यूएशन है कि ये हम लोग नहीं करते ये सब चीजें। बिल्कुल सर, जैसे हम चाइना की बात कर रहे हैं तो आप लोग यूनाइटेड नेशन में एक लेकर गए हैं एप्लीकेशन, या जो भी कहेंगे कंप्लेन, पाकिस्तान के अगेंस्ट के माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। हमने एक शो भी किया था उस पर, जी इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, तो उसके बारे में क्यों इंडिया बात नहीं कर सकता या नहीं कर रहा? क्योंकि ये तो ह्यूमन राइट्स इशू है ना, ये किसी रिलीजन से रिलेटेड बात नहीं है। नहीं, देखिए, इंडिया तो बात कर ही रहा है, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं मीडिया में, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, और मैंने खुद ये बात तो कई बार उठाई है इन सब चीजों की। लेकिन देखिए ना, बात यह है कि लोग कहते हैं कि और मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहता इसमें, बट मैं ये आज ये पूछना चाहूंगा, पूरे जो इस्लामिक दुनिया है, जो 57 कंट्रीज या 56 ऐसी कुछ हैं OIC की, कि उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? उनको क्या हो गया? चलिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि ना कि आप हमारे लिए कहते हैं कि तुम गैर मुसलमान हो, तुम बुरे हो, तुम काफिर हो, तुम ये हो। ठीक है, हम बुरे हैं और हम गैर मुसलमान हैं, हम बुरे लोग हैं। लेकिन आप तो अच्छे हैं, आप तो आप अगर बेहतर हैं हमसे, तो आप तो कुछ ऐसा करिए जो इस बात को साबित करे कि आप हमसे बेहतर हैं, और आप आवाज उठाइए सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आवाज उठाइए कि चीन क्या कर रहा है,
चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, एक तो होता है गवर्नमेंट, हर एक सरकार अपने मफादात के हिसाब से चलती है, अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से चलती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नो डिफरेंट। अगर हम बोले कि नहीं साहब हमारी गवर्नमेंट कुछ अलग है, तो ऐसी गवर्नमेंट नहीं है हमारी। हमारी भी गवर्नमेंट ऐसी जैसे सारी, बट आपने देखा होगा काफी इंडियन इसके बारे में बात करते हैं, और हमारे जो सोशल स्फेयर है उसमें काफी इसके बारे में जो उइगर मुसलमान है उनके बारे में बातचीत होती है, और सबके बारे में बात होती है। जो इंडिया में गलत हो रहा है उसके बारे में बातचीत होती है, पाकिस्तान में होता है उसके बारे में बातचीत, मतलब यहाँ पे बातचीत हर मसले के ऊपर होती है। तो मुझे लगता है कि पहला फर्ज इसलिए क्योंकि ओआईसी बनी आरजू जी इसीलिए थी। ओआईसी वाज क्रिएटेड टू बी द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। सो ओआईसी अगर नहीं बोल रहा है तो इसमें सोचने की जरूरत है। उसमें हो सकता है ये वजह भी हो कि क्योंकि चाइना से अक्सर सबने ना सही लेकिन पाकिस्तान ने तो कम से कम बहुत कर्जा ले रखा है और पाकिस्तान एक प्रेशर में है, तो पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में है कि वो बात कर सके चाइना से। लेकिन अगर हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स का देखें तो वो तो किसी मजहब के लोग भी बात कर सकते हैं, कोई भी कह सकता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बोलना भी चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं चीन से, बात सिर्फ पैसे लेने की नहीं है, क्योंकि पैसे पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बहुत ले रखे हैं, सऊदी अरब से भी बहुत ले रखे हैं, और चाइना से तो अभी लेना शुरू करा 20-30 साल से। उसके पहले तो 1947 से अमेरिका से ले रहे थे। लेकिन अमेरिका, आपको पता नहीं, शायद पाकिस्तानियों को पता है, नहीं पता है, लेकिन ये जियाउल हक साहब के टाइम पे तो अमेरिकन एम्बेसी में इस्लामाबाद पर अटैक हुआ था, आपको अगर याद हो तो, और पाकिस्तानी भीड़ ने ही अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर बिल्कुल हल्ला बोल दिया था, अटैक कर दिया था। कुछ एम्बेसी का हिस्सा जल भी गया था उस वक्त, तब भी तो पाकिस्तान पैसे ले रहा था। तो ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ आपको बताता हूं, इसमें फर्क ये नहीं है कि पाकिस्तान ने किससे पैसे लिए, वो मसला है ही नहीं यहाँ पे। बात यह है कि अमेरिका टॉलरेट करता है, चाइना टॉलरेट नहीं करता। अमेरिका फिर कहता है आपको डू मोर, ये अमेरिका आएगा, उसके केरी लूगर बिल आएगा, उसमें बोलेंगे डू मोर, हिलरी क्लिंटन आएगी बोलेगी डू मोर, ओबामा आएगा बोलेगा डू मोर, ट्रंप आएगा बोलेगा डू मोर। अमेरिका बोलेगा डू मोर, चाइना बोलेगा डू एज आई से। मोर और लेस का मतलब नहीं है चाइना के साथ। तो पैसे जो है ना वो सऊदी अरब से भी लिए हैं पैसे, अमेरिका से भी लिए हैं, चाइना से भी लिए हैं, लेकिन चाइना को पाकिस्तान इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि चाइना का रिएक्शन बहुत खराब होता है। अमेरिका को अगर आप बोलेंगे ना कि ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का आवाम इस चीज को कबूल नहीं करेगा, अगर आप अमेरिका को बोलेंगे, उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर लेने के बाद भी अगर आप अमेरिका को ये बोल देंगे साहब हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ये कबूल नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये बात करेगा, अच्छा ठीक है चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। चीन को आप ये नहीं कहते कि हमारा आवाम कबूल नहीं करेगा, क्योंकि चीन खुद के आवाम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके आवाम में क्या इंटरेस्टेड होगा। तो चीन तो बोलेगा साहब आपने हमसे पैसे पकड़े, आप काम करिए। तो माइंडसेट का इशू है ये आरजू जी। बिल्कुल ठीक। और जैसे अमेरिका की ही बात कर रहे हैं, तो अभी आप जो नई गवर्नमेंट वहां पर आई है, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं कि भारत के साथ कैसे रिलेशंस होंगे? क्योंकि पिछले जो थे उनके तो बहुत अच्छे थे, और लेकिन उनकी कहा यही जाता है कि अमेरिका की पॉलिसीज चेंज नहीं होती उनके प्रेसिडेंट के चेंज होने से। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमने देसी टच देखा था कि ट्रम्प जो थे वो निकलने को तैयार नहीं थे, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जैसे देशों में होता है। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि आगे रिलेशंस कैसा रहेगा, और पाकिस्तान के लिए आप क्या देखते हैं कि कौन सी चैलेंजेस आएंगी पाकिस्तान को नई गवर्नमेंट के आने से? देखिए, मैं आपको अर्जुन जी एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कम से कम थोड़ी सी बहस होनी चाहिए। और पाकिस्तानियों के लम्हाए फिक्रिया इसलिए भी है कि हर समय सिक्योरिटी पैराडाइम से पाकिस्तान को देखा जाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और अमेरिका को क्या वो दे सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट। अब अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए, मैं आपको सच बताता हूँ। जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है आपकी, अमेरिका को एक रास्ता चाहिए, एक राहदारी चाहिए इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बस। अगर ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेम ना हो, राइट, तो फिर उसको क्या लेने देना है। चीन के साथ बॉर्डर तो इंडिया का भी मिलता है, इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता, ईरान से नहीं मिलता, चाइना से नहीं मिलता। देखिए, उनको ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के थ्रू वो जा नहीं सकते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, क्योंकि हमारा बॉर्डर नहीं है। ईरान के थ्रू उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं, 10 की परेशानियां हैं, मसले हैं उनके साथ। अब बचा पाकिस्तान, दैट इज द ओनली थिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमें वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल बनना है, तो अब हमें यह बोलना पड़ेगा कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। क्योंकि जब हम मफादात की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज म्यूचुअल।
आप हमें क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, राइट? ट्रेड होती है, राइट? हम अमेरिका को कई चीजें ऐसी देते हैं जो अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कई चीजें हमें देता है। वो ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान के पास है, जो दुनिया के पास नहीं है? तो ये जो कोल्ड वॉर वाला पैराडाइम है ना, कि साहब स्ट्रेटेजिक डेप्थ की आप बात करें, वो अभी भी पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, क्यों नहीं है? और क्यों ना हो, होना भी चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात। लोग कहते हैं कि नहीं अब रेलिवेंट नहीं है, मुझे लगता है रेलिवेंट अभी भी है, और कम से कम आपके जर्नल तो समझते हैं रेलिवेंट है। दूसरी एक और चीज आरजू जी की, कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतरी की ओर जाए, यानी हमारी मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की ओर जाए, कि थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आए आपके और दुनिया भर के रिलेशन। जहां तक भारत की बात है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा फर्क पड़ेगा जो बाइडेन का। देखिए आप ये समझिए कि बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ही इज अ पॉलिटिशियन, और जो बाइडेन उसी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट था जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स करे हैं, ये आपको पता ही है। तो जो बाइडेन एंड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ये कितने भी लेफ्ट लिबरल हैं, ये कितने भी बोले कि मेरा नाम बैरक हुसैन ओबामा है और मेरे बाप मुसलमान थे, ये जितनी भी कहानियां सुनाए, जितने भी अपने आप को लेफ्ट लीनिंग सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तो नहीं बोलूंगा, अमेरिका में कम्युनिस्ट होना गाली है, ये जितने भी बोल रहे हैं, सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि पूरे इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ड्रोन स्ट्राइक्स किसी ने करवाई, ओबामा ने करवाई। पूरी की पूरी वेडिंग पार्टीज, आपको पता है ओबामा के टाइम पे पूरी वेडिंग पार्टीज, 20-30 लोगों की वेडिंग पार्टी उड़ा दी गई हेलफायर मिसाइल्स फायर करके। ट्रंप ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। अब लोग कहते हैं ट्रंप दिमाग से पैदल था, या बिल्कुल थोड़ा सा ही वाज व्हाटएवर, मेंटली स्टेबल नहीं था, जो भी लोग कहते हैं, कई चीजें लोग कहते हैं ट्रंप के बारे में, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा इस वक्त। मैं सिर्फ ये करूंगा कि लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि इसके स्टेटमेंट क्या है और उसके स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को छोड़िए, स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है कि उसने ग्राउंड पे क्या काम करा है। और जितना जो बाइडेन ने और बराक ओबामा ने पाकिस्तान को जितना हार्म करा है, वो आप उसको गिन नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा हार्म करा है। आपके कई, मुझे नहीं पता 1000 से ऊपर गिनती क्रॉस हुई कि नहीं, पर सैकड़ों तो बोल ही सकते हैं हम से, सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों को ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, कई 100 पाकिस्तानी शहरियों को ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम नहीं हुआ। यह इतना सामने नहीं आया। दैट इज ऑल दैट आई कैन से। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको लगता है मेजर साहब के अब जैसे अगर हम बाकी चीजों को पीछे छोड़ दें, जो हम लोग हिस्ट्री अपनी दोहराते रहते हैं हर जगह, हम डिबेट्स में भी बात करते हैं, और हम इधर से शुरू करें, और पाकिस्तान अगर ये जो आजकल बंद भी कर रहा है हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को, अगर इस चीज पे रोक लगाए किसी तरीके से स्टेट कि जी यहाँ से कोई भारत में या कश्मीर में या कहीं पे भी यूं दाखिल ना हो, जो कि इंडिया कहता रहता है, और पाकिस्तान से कई लोग पकड़े भी गए हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे और FATF से निकल पाएगा पाकिस्तान? देखिए मैं तो एक बात बताता हूं आपको, कि जो पाकिस्तानी टीवी पे अक्सर बोले जाते हैं ये बातें, ये पाकिस्तानी चैनल्स में रोज देखता हूं, और तो अक्सर ये बातें बोली जाती है ना कि दुनिया मफादात पे चलती है। आप लोग गलत बात नहीं कर रहे, आप लोग सही बात कर रहे हैं। ये सही बात है, 90% यही बात है। 10% मोरालिटी की भी कभी कभी बात हो जाती है, कभी एथिक्स की भी बात हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बिल्कुल ही चोर हैं, पूरी दुनिया चोर है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन 90% देखिए, FATF का जो टोटल मामला है, राइट, FATF से अगर पाकिस्तान को निकलना है तो दुनिया चाहेगी ट्रांसपेरेंट एक्शन, राइट, ट्रांसपेरेंट एक्शन। अब आपने बोला कि साहब हमने लखवी को इतने साल जेल भेज दिया और ये आपका हाफिज सईद को इतने साल जेल भेज दिया, फॉर एग्जांपल आपकी कोर्ट्स ने, तो इंडिया जरूर ये पूछेगा आरजू जी कि ऐसे कौन से सबूत आज आपके पास लग गए हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं थे आपके पास। कोई भी होगा पूछेगा। इसका मतलब उनको जो जेल भेजा गया है इसलिए भेजा गया है क्योंकि FATF का प्रेशर है, और जो ग्रे लिस्ट पे आप लोग हैं उससे आपकी इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है। आप चाहे ब्लैक लिस्ट में आए ना आए, पर अगर आप ये ऐसे ही 2-4 साल ग्रे लिस्ट में रहे तो पाकिस्तान को बहुत सीरियस इकोनॉमिक डैमेज इससे होने वाला है, जो मैं देखा। इसलिए अगर पाकिस्तान को निकलना है ग्रे लिस्ट से, तो आज सबसे पहले यह काम करना होगा कि ट्रांसपेरेंटली एक्शन लेना होगा। ट्रांसपेरेंटली आपको ये बोलना पड़ेगा कि साहब हम इन सब चीजों से हाथ धो रहे हैं, जेल में डाल दिया, क्योंकि दुनिया भी इतनी मासूम नहीं है।
ये सब लोग जो FATF का, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जो भी हैं 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सब खेल खिलाड़ी हैं ये। तो और पहले ये भी कहते थे कि एक जनरल साहब ने लिखा था कि वी मैनेज टू हुडविंक द अमेरिकन्स। ये जियाउल हक साहब का एक स्टेटमेंट था कि नोबडी इज गेटिंग हुडविंक। देखिए, बेवकूफ कोई नहीं बनता। लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ना, मैं इतना यहां पे हार जाता हूं, कल मैं इतना जीत जाऊंगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। और पाकिस्तान की ये आदत रही है, शायद एक कमजोरी रही है, कि टू लुक एट एवरी मैच एज अ 2020 मैच, राइट। दुनिया टेस्ट मैच खेलती है, दुनिया 2020 नहीं खेलती आरजू जी। तो दुनिया कहती है कि साहब लॉन्ग टर्म खेलना है। अगर पाकिस्तान को आज लग रहा है कि वो जीत गया है, तो उसको ये फील करने दो कि वो जीत गया है। हम कल 10 गुनी ज्यादा और ले लेंगे, और लोगों ने लिया भी है पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। और आपके जो हुक्मरान हैं उनसे तो नहीं, लेकिन आवाम को जरूर बहुत चोट पहुंची है। पाकिस्तान का जो आवाम है, हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आवाम को बहुत नुकसान भी हुआ है, ये भी बात सच है। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा तो पब्लिक ही सहती है ना जो कुछ भी होता है। बिल्कुल। लेकिन मेजर साहब, आप से मतलब आप आज आए हैं तो मैं एक एडवांटेज जरूर लूंगी कि हम बात करें अर्नब गोस्वामी जी की। और आप भी उनके चैनल पे शो करते हैं, मैं भी अक्सर ज्वाइन करती हूँ। बहुत जबरदस्त किस्म के वो जर्नलिस्ट हैं। हम आई ऑलवेज अप्रिशिएट, और हमेशा मैं बहुत ज्यादा उनसे सीखने को भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि अर्नब जी का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है उनके साथ। वो जिसे कहते हैं ना कि वो सितारे गर्दिश में, जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि कोई ना कोई मसला होता है। तो अब ये व्हाट्सएप का जो उनका इश्यू हुआ, और उसके ऊपर यहाँ से हमारे PM साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट्स की, उसको आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने करा वो बिल्कुल गैर जरूरी था। पहली बात, आप 22 करोड़ आवाम के कायद हैं, आप लीडर हैं 22 करोड़ के। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी हो सकती है, ठीक है। अगर आज आप नवाज शरीफ से पूछें कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, नवाज शरीफ को बोलना पड़ेगा कि इमरान नियाजी मेरा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सच बात है वो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। आप मना तो नहीं कर सकते कि इमरान खान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर समय एक प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का एक एहसास होना चाहिए कि मैं एक मुल्क का वजीर आजम हूं, और बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो वो एहसास कि मैं एक मुल्क को, मैं 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हर चीज जब वो बोलें तो उसमें एहसास होना चाहिए। उनका कोई एक्शन से एहसास कौम को भी लगे, क्योंकि कौम जब अपने प्राइम मिनिस्टर को देखती है तो उसका मोरल अप एंड डाउन होता है। जो उसका जो हौसला होता है, या तो ऊपर जाता है नीचे जाता है अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि लीडर है वो कौम का। पहली चीज तो ये बात है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि इमरान खान का व्हाट्सएप जो कॉन्वर्सेशन है, अर्नब का जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं देखा, पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उसमें लिखा क्या है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल डेट, कोई समझाए मुझे। यहाँ पे भी ऑपोजिशन पार्टीज और कह रही हैं, ठीक है, उनका हक है कहने का, हम कुछ नहीं कह सकते उनको, लेकिन उसमें कुछ नहीं। ये तो बात हम भी कह रहे थे। अगर जो हमने बालाकोट पे जो स्ट्राइक करी है, अगर उसके 7, 8, 10 दिन पहले के आप वीडियोस निकालें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, तो मैं खुद बोल रहा हूं कि कितनी बार हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि इसमें प्रोबेबल एयर स्ट्राइक है। उसका रीजन होता है अर्जुन जी, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, ठीक है। और सारे मुल्क का इस मामले में ये एक ही टाइप के हैं। इसमें एक खास मामले में वो है कि जो इनके जनरल्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो अपनी ये वर्दी तो नहीं पहनते, बिकॉज दे हैंग द यूनिफॉर्म्स, राइट। लेकिन का एक्सपीरियंस तो रहता है। जो 30-30, 40-40 साल इन्होंने दिए हैं अपने मुल्क के लिए, वो कोई मुल्क का, तो उसका एक्सपीरियंस तो रहता है। तो वो जब एक्सपीरियंस से बोलता है, अब देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं अर्जुन जी। मैंने भी टीवी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन वो दूसरे जो भाई थे वो इतनी जोर से बोल रहे थे, कुछ उनको भी समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा होता है कि जो कह रहा है ना कि अर्नब को पता था, अर्नब को पता वता कुछ नहीं था। लेकिन जब आप डिफेंस एनालिस्ट को बैठाएंगे वहां पे, तो डिफेंस एनालिस्ट का काम है एनालाइज करना, राइट। छोटी सी बात है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अगर जाहिर सी बात है कि अगर शक्कर जो होती है, चीनी का दाम बढ़ेगा, तो जो रेड़ी पे चाय बेचता है उसके चाय का भी दाम बढ़ेगा, राइट। ठीक। अगर सिर्फ कपड़े की थान है, अगर कपड़े की थान का दाम बढ़ेगा, तो ओवरऑल सूट आप सिलवाएंगे उसका भी दाम बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है ना। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो एसेंशियल कमोडिटीज का दाम बढ़ेगा, राइट। तो ये एक, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, उदाहरण जिसको हिंदी में कहते हैं, फर्ज कीजिए। तो ये
ये एक एनालिस्ट का काम होता है कि सिचुएशन को एनालाइज करना। अब जब सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बैठे हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो यही बात बोलेंगे कि साहब जो पुलवामा हुआ था, राइट, वो कश्मीर में हुआ था, जो लेथपुरा में हुआ था, ये जो अटैक, वो जगह का नाम लेथपुरा है, तो वहां पुलवामा में, तो वहां पे हुआ था। अब जब वहां पे हुआ ये, तो उसके नताइज क्या थे? कश्मीर में तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप करेंगे तो इट विल बिकम अ ग्लोबल इंसिडेंट, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक करना, तो वो तो उसके रिपरकशंस एक अलग हैं दुनिया में, ये सब। अगर आप इन्फेंट्री से, ये बड़ी, मैं कोई लोग ना सोशल मीडिया पे थोड़े से पागल भी हो जाते हैं कि मेजर साहब को कोई बहुत बड़ी देश की सीक्रेट के, यार मैं बड़ा छोटा सा अदना सा अफसर था फौज का, ठीक है ना, मैं कौन सा जर्नल था जिसको बहुत कुछ पता है? आई वॉज अ कंपनी कमांडर, 125 बंदे थे मेरे अंडर, तो मेरे पास ऐसी कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप इंटरनेट देखेंगे आपको पता लग जाएगा। अगर आप इन्फेंट्री भेजेंगे तो कैजुअलिटीज का डर है। आर्टिलरी फायर इम्पर्सनल होता है, बिकॉज आपको नहीं पता। काफी लोग ये कह रहे थे टीवी पे कि हो ना हो एयर स्ट्राइक ही होगी, हो ना हो एयर स्ट्राइक होगी, और ये सारे चैनल्स पे डिस्कशन हो चुका है। तो ये कहना कि साहब अर्नब को क्या पता था, अर्नब को, और चलिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं फर्ज कर लेता हूँ अर्नब को पता था, मान लेते हैं, ये कह रहे हैं ना, इमरान खान जी कह रहे हैं कि अर्नब को पता था। अर्नब ने कर क्या लिया उसका, अगर अर्नब को पता था तो? क्या अर्नब ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि मुझे पता है बालाकोट में जहाज? ये सब बेवकूफी की चीजें हैं, ठीक है। ये अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा, और मैं साहब बड़े एहतराम से बोल रहा हूँ उनको, बड़े इज्जत से बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ साहब उनको, अब आप बताइए क्यों बोल रहा हूँ, आपको गेस करिए मैं इमरान खान को साहब क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि 7:30 बजने वाले हैं लगभग अभी, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 7:30, तो भाईजान अभी साहब के लेवल पे पहुंच गए। देखिए कई सारे आरजू जी मसले हैं, राइट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उस पे इमरान खान जी फोकस नहीं कर रहे, राइट। नंबर 1, ऐसा सबको लगता है, ऐसा सबको लगता है, ना सिर्फ आपको, यहाँ भी बहुत लोगों को लगता है। जी आप करिए कंटिन्यू। जी, जैसे कि वो पीआई वाला मसला है, ठीक है ना, चाहे ब्रॉडशीट वाला मसला है, चाहे रिकोटेक वाला मसला है, चाहे ओवरऑल एक पाकिस्तान का दुनिया में परसेप्शन है, राइट, ये बहुत संजीदा बातें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान जी का जो काबीना है, खासतौर से शेख रशीद टाइप के जो कैरेक्टर हैं, ये बड़े गैर संजीदा किस्म के लोग हैं, दे आर नॉट वेरी सीरियस पीपल। तो उनको देख के लगता नहीं कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर बात कर रहा है। वो ऐसा लगता है ना, जो कॉलेज के कैंटीन में बड़े बात करते हैं, बड़े भैया, जैसे कहते हैं ना बड़े भैया आ गए, तो वो बड़े भैया टाइप की बातें करते हैं। वो जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं ना कि भैया आ गए, उस टाइप की बातें करते हैं, गैर संजीदा किस्म की बातें। सो दे शुड बी अ लिटिल सीरियस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, देखिए दुश्मनी अपनी जगह, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वो अपनी जगह, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान टुडे लीगली इलेक्टेड कहें, सिलेक्टेड है, वो अंदर की बात है पाकिस्तान की, उस पर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन लीगली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही शुड बिहेव लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप ये कह रहे हैं कि अब अर्नब ने ये बोल दिया, आपने अर्नब को ट्रोल करना शुरू कर, अर्नब ने बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ टीवी पे, आप बता दो, लेट्स टॉक। आपको लगता है इमरान खान आएगा अर्नब गोस्वामी के सामने? कभी नहीं आएगा, उसको पता है। सही। अर्नब गोस्वामी, मुझे कहना नहीं चाहिए इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, बट जिस तरीके से इमरान खान ने बिहेव करा, अगर वो अर्नब के सामने आ जाए ना, आपके यहाँ आलू छीलते हैं, उसे वो चीज होती है ना जिससे आलू छीलते हैं, पोटैटो पीलर। आरजू जी बुरा मत मानिएगा, अर्नब गोस्वामी पोटैटो पीलर लेके इमरान खान की खाल निकाल देगा। मैं तो अर्नब को आज 28 साल से जानता हूं, अर्नब को, और उसने बोल दिया कि तुम आ जाओ, आओ तो सामने तो बोलो मेरे, एक बार वो नहीं बोलेगा कभी। लेकिन आपके अपोजिशन वाले भी तो कह रहे हैं, मेजर साहब आपके अपने लोग भी तो कंट्री के यही बात कर रहे हैं, वो भी तो इसी तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, यही बात कर रहे हैं अर्नब जी के बारे में। हाँ, वो ऑपोजिशन वाले तो बहुत चीजें कहते हैं ना, यही ऑपोजिशन है हमारा, और मुझे कोई ऑपोजिशन के बारे में, देखिए उनका हक है कहने का, राइट, उनका हक है कहने का, तो कहेंगे। ऑपोजिशन वाले हर मुल्क में कहते हैं आरजू जी, पाकिस्तान में भी कहते हैं, राइट, पाकिस्तान में भी कहते हैं। ऑपोजिशन का और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, उनको हक देता है, और चाहे वो कोई भी हो, सोनिया जी हो, राहुल हो, या कोई भी और हो, जो नरेंद्र मोदी जी को अपोज करना चाहे, बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है अपोज करने का। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो उनकी और उनकी अंतरात्मा के बीच में बात है, उसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं।
जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और आई होप कि इस तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुआ करे, क्योंकि एनर्जी जैसे जर्नलिस्ट हैं और वो है, सभी को मालूम है, तो लोगों को इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल उनके साथ काफी कुछ हो रहा है। लेकिन जी जी आगे हम बढ़ते तो मेजर साहब, जैसे आप ब्रॉडशीट की बात कर रहे थे, आपकी एक वीडियो भी मैंने देखी थी, आप कह रहे थे कि वो किसी और को पैसे देकर आ गई है पाकिस्तानी, तो वो हमें बताइए ना कि वो क्या था। था कुछ भी नहीं, जनरल अमजद को भेजा परवेज मुशर्रफ ने हम्म, कि यार इनके असासे को पता लगाओ, ये कहाँ कहाँ है। ये हुआ कुछ भी नहीं, उसमें कुछ नहीं है। हम्म, उसमें सिंपल सी बात यह है कि एहतसाब का भूत चढ़ता है ना पाकिस्तान में, सबको बीच बीच हम्म, में सबको बुखार चढ़ता है एहतसाब एहतसाब का। हम्म, तो इन्होंने बोला कि यार जरदारी वरदारी के बारे में पता लगाओ, नवाज शरीफ को अंदर करेंगे, जरा पता लगाओ। तो इन्होंने बोला बाहर, क्योंकि इनके असासे बाहर हैं तो बाहर वाला ही पता लगाएगा। तो इन्होंने एक कंपनी ओवरनाइट क्रिएट कर दी, ब्रॉडशीट, लंदन में। और लंदन में वो मुसावी था ईरानियन जिसका पार्टनर था, एक दूसरा बंदा था। तो इन लोगों ने क्या करा कि ब्रॉडशीट ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करा तो पता लगा कि जो ट्रेल थी पैसे की, उसमें नवाज शरीफ और जरदारी वो तो नहीं फंसे, काफी और लोगों के नाम आने लगे जो पाकिस्तानी फौज से जिनका ताल्लुक था, सीनियर जनरल्स। तो वहां पे मुशर्रफ जो थे, वो जनरल मुशर्रफ, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए। और उसका कारण ये था कि ये जो जरदारी भी हैं या नवाज शरीफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल करप्ट हैं, लेकिन ये खेले खाए खिलाड़ी हैं आरजू जी, आपको ये समझना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कि इन्होंने चोरी करी और वहां पे अपना आइडेंटिटी कार्ड सड़क पे फेंक दिया कि देखो मैंने चोरी करी, मुझे पकड़। ये ऐसे लोग नहीं है, ये खेले खाए लोग हैं, ये ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करते। अब ब्रॉडशीट ने पकड़ा तो वो जो रास्ता था, ट्रेल था पूरा, वो कहीं और ले गया। तो वहां से डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ कि ब्रॉडशीट कर कह रहा है। और आज ब्रॉडशीट जो केस करा है ना, ब्रॉडशीट ने जो केस करा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर और बोला है कि ये अटैच कर दो और ये अटैच कर दो और उसके ये ऑल दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो ये बात है कि ओवरऑल इससे क्या होता है कि अब किसी ने वो तैयारा बेच दिया, वो प्लेन बेच दिया, आपने सुना होगा, वो जर्मनी ले गया, पता नहीं कितने में प्लेन बेच दिया। ऐसा ऐसा कौन सी एयरलाइन में होता है कि एयरलाइन का चेयरमैन खुद की एयरलाइन का जहाज बेच देता है। एक एम्बेसी का भी आपके केस आया था बाहर, पता नहीं कोई यूरोपियन मुल्क का, जिसने अपनी एक एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी। ये तो हम बिल्कुल ये आया तो था। ये तो आरजू जी, हम बचपन में थे तो हम नटवर लाल की कहानियां सुनते थे कि उसने ताजमहल किसी को बेच दिया। हमें भी पता था ये फिल्मी कहानियां हैं, और ये पर सुनने में अच्छा लगता था, देखो कितना शातिर है दिमाग का, किसी ने कुतुब मीनार बेच दिया, किसी ने ताजमहल बेच दिया, ये सब स्टोरी सुनते थे। पाकिस्तान में ये सच्ची बातें निकल रही हैं। कौन से ऐसे मुल्क का एम्बेसडर थे जो खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दे? मतलब दिस इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एहतसाब है, इमरान खान को अपनी काबीना से शुरू करना चाहिए, अपने लोगों से शुरू करना चाहिए कि साहब इससे क्या होता है, मुल्क की जो इमेज है आरजू जी, दिस टेक्स अ हैमरिंग, इट टेक्स अ वेरी बैड हैमरिंग एंड इट्स बैड फॉर द मोरल ऑफ द कंट्री ऑल्सो। कंट्री के मोरल के लिए जब लोग आपसे ऐसी ऐसी बातें करते हो, बुरा लगता है। बिल्कुल। लेकिन मेजर साहब, अगर हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान और भारत की, तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये जो लैंड डिस्प्यूट चल रहा होता है और उसके ऊपर झगड़ा हो रहा होता है, जिन्होंने हमारी इतनी जमीन घेर ली, इन्होंने हमारा ये कर लिया, उससे हटकर आपको लगता है कि अब ये हम वाटर डिस्प्यूट के ऊपर जाने वाले हैं? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर भारत की जमीन चीन लेता है तो भारत के प्रधानमंत्री को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, लोगों को एक सफाई देनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। लेकिन अगर चीन की जमीन भारत ले लेता है तो शी जिनपिंग को किसी को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे वैसे ही लोगों को कुछ पता नहीं चलता। सोशल मीडिया कंट्रोल्ड है, मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है, किसको कौन समझाएगा? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज की आगे से भारत और चीन के बीच में ये प्रॉब्लम्स आगे मेरे हिसाब से और बढ़ेंगी। चीन कोशिश करेगा प्रेशर अप्लाई करने के लिए, वो कोशिश करेगा। और अमेरिका का, देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। अमेरिका कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा कोने में लाए, अपने पाले में लेकर आए। ये अमेरिका कोशिश करेगा, जो बाइडेन कोशिश करेगा। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानियों से या मुसलमानों से मोहब्बत करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये पाकिस्तानी अक्सर, क्योंकि जज्बाती लोग हैं पाकिस्तानी, तो सोच लेते हैं बाइडेन हमारा भाई। कोई किसी का भाई नहीं है। बाइडेन की सोच वही है जो ट्रंप की सोच है, उसका काम करने का तरीका अलग है, राइट? ट्रंप ये सोचता था कि पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करो, इनसे बातचीत मत करो, कहानी खत्म। वो डायरेक्ट मारने वाला था। जो बाइडेन ये कहता है कि अगर थोड़े पैसे देके अगर हम पाकिस्तानी
सरकार जो है या डीप स्टेट है उसको अगर हम खरीद सकते हैं जैसा हमने पहले करा था, तो अभी भी हम मैनेज कर सकते हैं जी। और इसमें एक और बात हो जाएगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूप की स्ट्रेंथ अफगानिस्तान में जो बहुत कम हो गई थी ना के बराबर, वो बढ़ाई जाएगी अभी। एंड वॉर्स विल अगेन, देखिए मुझे तो ये नहीं आज तक समझ में आया कि ट्रंप से इतनी नफरत क्यों करते हैं पाकिस्तानी। मुझे बहुत अभी तक खुशियां इसका, मनाई गई हैं, बहुत खुश हुए हैं, बहुत बहुत खुशियां मनाई गई हैं। देखिए बात पता है क्या है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप देखिए ना ट्रैक रिकॉर्ड, लोग जो बयानबाजी पे लोग चले जाते हैं कि उसने बयान दे दिया, वाह वाह वाह, वो हमारा बड़ा मुसलमानों के लिए बड़ा एक उसके दिल में जगह, किसी को किसी के लिए दिल में जगह नहीं है, राइट। बाइडेन क्या करेगा? बाइडेन वही करेगा जो लगभग विद अ लिटिल बिट ऑफ अमेंडमेंट्स हियर एंड देयर, क्योंकि समय भी इतना 5-7 साल बीत गए हैं। बाइडेन विल डू द सेम थिंग दैट ओबामा डिड, मोस्टली, नॉट 100%, बट 70, 80, 90% वही उसकी रहेगी। फिर से कल अगर कोई इशू हुआ, फिर से ड्रोन स्ट्राइक्स होंगी पाकिस्तान के अंदर, फिर से वो जो सलाला चेक पॉइंट वाला जो वाकया था, है ना, जिसमें कि कितने 20 से ऊपर पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे, तो फिर से वही वैसे केसेस होंगे, फिर से वेडिंग पार्टीज वाइप आउट करेंगे, फिर से वहां पे ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये पाकिस्तान के लिए खराब। आप देखिए, जिन लोगों को आप लेफ्ट लिबरल समझते हैं ना, आप पाकिस्तान की तारीख देखिए, जिनको आप समझते हैं लेफ्ट लिबरल, जिनको आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़े हमदर्द हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के गले काटे हैं। आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, आप डिटेल निकाल लें इंटरनेट से, आपको पता लग जाएगा कि बैरक हुसैन ओबामा की प्रेसिडेंसी में कितने मासूम पाकिस्तानी वेडिंग पार्टीज, वो शादी करने गया था, उसकी पूरी की पूरी वेडिंग पार्टी वाइप आउट हो गई। हेलफायर मिसाइल 2 फायर करी प्रेडेटर ड्रोन से, कहानी खत्म वहां पे। तो आप खुशियां जरूर मनाएं कि बाइडेन आ गया है, लेकिन जिस दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाइडेन ने साइन कर दिया, प्रेडेटर ड्रोन फिर से पाकिस्तान की फिजा के ऊपर घूमते दिखाई देंगे आपको। तो अब जैसे कोविड-19 के बाद का अगर हम देखें वर्ल्ड पूरा, तो उसमें क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, खासतौर पे डिफेंस, जो जितने भी कंट्रीज के जो डिफेंस सिस्टम है, और जो पॉलिटिकल, जो जिस तरीके से चल रही थी पॉलिटिक्स, उसमें कोई चेंजेस देख रहे हैं आपके इसके बाद, जब जैसा वैक्सीन आ गई है, सब हो गया है, तो अब दुनिया कुछ बदलती हुई नजर आ रही है आपको, या उसी तरीके से चलेगी? आरजू जी, वैसे नहीं चलेगी। आई थिंक द वर्ल्ड इज फंडामेंटली चेंज्ड आफ्टर कोविड, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस। जो कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो कंट्रीज इंटरनेशनल प्रेशर में इतना ज्यादा है कि उनके हाथ नहीं लग रहा न्यूक्लियर वेपन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होप कर रही थी कि न्यूक्लियर वेपन मिले ना मिले उनको एक जीता जागता सबूत, और एक जिसको कहते हैं ना एक टेस्ट केस, जो कि कोट अनकोट सक्सेसफुल हो गया। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जाने गई, तो ये वर्ड मेरा गलत है, माफी चाहूंगा, लेकिन एक टेस्ट केस जो सक्सेसफुल हो गया। वी विल सी मोर इन्वेस्टमेंट इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि देखिए, आप जो कुछ बोले, चमगादड़ खाया है, बंदर खाया है, चूहा खाया है, जो भी खाया है, सच बात तो ये है कि चाइना की लैब से निकला है। बात सच यही है कि चाइना की लैब से निकला है, और अगर चाइना में लैब हो सकती है, अगर चाइना की लैब हो सकती है, तो फिर दाइश की लैब क्यों नहीं हो सकती भाई? अलकायदा की लैब क्यों नहीं हो सकती? तो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, राइट, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल तो बोलते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और देश जो न्यूक्लियर वेपन पे अपना हाथ नहीं, जिनके हाथ नहीं लगा है, दे विल फोकस ऑन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये दिस इज अ डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द वुहान वायरस और द चाइनीज वायरस, जिसको आप लोग कोविड-19 बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है। और सर, आगे आप क्या देख रहे हैं कि भारत के रिलेशन अरब कंट्रीज के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने देखा है कि काफी अच्छे थे, बल्कि पाकिस्तान से भी बेहतर थे। उसकी वजह जो है वो जाहिर है इकोनॉमी हो सकती है, आपकी अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, फॉरेन पॉलिसीज हो सकती हैं, लेकिन हम देखने में यही आया, जो कि फैक्ट है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि पाकिस्तान के रिलेशन वैसे नहीं है अरब वर्ल्ड के साथ जैसे भारत के हैं। इसकी क्या रीजन हो सकती है? आरजू जी, क्योंकि पाकिस्तान जब भी किसी से रिलेशनशिप अरब कंट्रीज से या किसी और भी कंट्री से करता है, तो वो मजहब के उस पे के ना, हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं, इसलिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तो एक बार कर देता है आदमी, 2 बार कर देता है आदमी, ठीक है। आप रोज रोज ये रिलीजन का कार्ड प्ले करेंगे कि कि हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, तो वो चलता नहीं है ज्यादा। और दूसरी चीज, ये सच बात है, अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी बढ़ाता, राइट,
अब आप एक बात देखिए, आप ही की शो में हम कह रहे थे कि, याद है आपकी शो में आप कह रहे थे कि पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान एक ट्रेन ट्रैक बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, याद है हमारा कुछ एक आध बिल्कुल महीने पहले जी शो हुआ था, राइट। जी अब देखिए उसी मलेशिया ने पाकिस्तान का हवाई जहाज रखवा लिया, PIA का, है ना। तो उन्होंने बोला कि $19 मिलियन। तो ये अब उस समय कहाँ मजहब गया, वो भी तो मुसलमान मुल्क है ना। पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, फिर उसने क्यों बोला कि भाई तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, तुम रखो जा। तो ये सब बातें करने के लिए बड़ी अच्छी होती हैं कि हम मजहब हैं, और ये सुनने में बहुत प्यारा लगता है, अच्छी बातें। लेकिन फैक्ट कुछ और है, जो हकीकी दुनिया है वो कुछ और है। वो चलती है पैसे पे, वो चलती है मफादात पे, कॉमन इंटरेस्ट पे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे। सऊदी अरब का इतना कोई ज्यादा कॉमन इंटरेस्ट नहीं। अभी फिर से अखबार में न्यूज़पेपर आया कि फिर से वो हुबरा बस्टर्ड की जो हंटिंग के फिर से पाकिस्तान ने लाइसेंस दे दिए। एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो चिड़िया है वो अरब वहां पे आएंगे और हजारों मार के चले जाएंगे। और हर साल में विंटर्स में यही तमाशा होता है कि जो अरब देश से जो उनके जो राजा वाजा हैं, उनके जो प्रिंस हैं, वो लोग आते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में शिकार करते हैं। पाकिस्तान के पास कोई तो ऐसी चीज हो जो वो अरब कंट्रीज को दे सके। आपको कुछ देना पड़ेगा उनको। इट्स म्यूचुअली बेनिफिशियल। क्या है जो पाकिस्तान कह रहा है कि ये, कई पाकिस्तानियों में मैंने देखा है कि उनको ये बड़ी गलतफहमी है कि साहब हमने सऊदी अरब की दिफा करी। सऊदी अरब की उनको कोई जरूरत नहीं है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया की रेत के नीचे ना जमीन नहीं है, सऊदी अरेबिया की रेत के नीचे तेल है। और जब तक सऊदी अरेबिया की रेत के नीचे तेल है, उसकी दिफा अमेरिका करेगी, उसकी दिफा यूरोप करेगा। उसको पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि जो हरमैन शरीफ हैं, राइट, द 2 होली मॉस्क, मक्का मदीना, राइट, उसकी हिफाजत सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं, राइट। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, 1979 में जो एक्शन हुआ था जिसमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस भी गई थी, मक्का ग्रैंड मॉस्क मक्का का जो वहां के कुछ लोगों ने, दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने टेक ओवर कर लिया था, उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, उसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था, उसमें सऊदी अरब की भी। वहां पे आपने काफिरों को ले गए ना मक्का में, आपने मक्का में जो सबसे होली मॉस्क था, काफिरों से आपने अटैक करवाया अपना। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि ये सब जो पाकिस्तान की थिंकिंग है कि इस्लाम, आप ठीक है करिए, इस्लाम बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। तो मुझे लगता है कि जो हमारे रिलेशनशिप हैं अरब वर्ल्ड पे, वो एक सिर्फ ऐसे नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी है ये सब, ये एक बात है, पर इसके अलावा भी दुनिया फंडामेंटली चेंज हो रही है, एक बुनियादी तौर पे दुनिया बदल रही है, और ये पाकिस्तान को समझना जरूरी होगा। एक कोल्ड वॉर का माइंडसेट, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिक्योरिटी स्टेट, ये चमड़े के सिक्के अब ज्यादा नहीं चलेंगे। ये जिसको कहते हैं ना, ये तुगलकशाही जो है यहाँ पे खत्म हो और पाकिस्तान भी मेन स्ट्रीम बन करे दुनिया की। टू थिंक बियॉन्ड, पाकिस्तान में IT के प्रोफेशनल्स बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, इंजीनियर्स जो बाहर जाके बहुत कमाल का काम कर रहे हैं यूरोप में, और उनको पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात है। पाकिस्तान आपका सबसे बुनियादी प्रॉब्लम पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन की। आप अपना प्राइमरी एजुकेशन, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन ठीक कर देंगे तो पाकिस्तान में बहुत तब्दीली आ जाएगी। लेकिन जो जिस तरीके से माइंडसेट है ना, कि अब मैं टीवी शोज भी आपके देखता हूँ और जी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी कैसी बात कर सकता है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के हिंदू काफिर इंडिया के पास जाके उसकी गोद में सऊदी अरेबिया बैठ गया। मुल्कों के कोई मजहब नहीं होते, वो इस्लामिक किंगडम ऑफ एमिरेट ऑफ सऊदी अरेबिया, इस्लामिक व्हाटएवर सऊदी अरेबिया हो सकता है, वो उसका फॉर्मल नाम है, और उसका एक फॉर्मल स्टेट रिलीजन भी इस्लाम है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो नेशंस होते हैं, नेशंस इनहेरेंटली देयर इंटरेस्ट्स आर नॉन सेक्युलर, सॉरी द इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा गलत बोल गया मैं, देयर इंटरेस्ट्स आर इनहेरेंटली सेक्युलर। सऊदी अरेबिया को जिससे फायदा होगा सऊदी अरेबिया उसके पास जाएगा। पूरी 57 देश हैं आपके OIC के, जो मुसलमान देश हैं दुनिया के 57 है, उसमें से तो एक ने वैक्सीन नहीं बनाया, एक ने भी तो वैक्सीन नहीं बनाया। बिल्कुल। आप OIC का रेजोल्यूशन पास करिए कि हम काफिरों से वैक्सीन लेंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि काफिर है हम वैक्सीन लेंगे नहीं काफिर से, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है दुनिया का, ये समझने की जरूरत है पाकिस्तान में। रिलीजन का जो ये ढोल बहुत पीट लिया है, ढोल पीटना बंद करें और मतलब नॉर्मल बात करें।
नॉर्मल बात करें, थोड़ा सा काम के ऊपर फोकस करें। लेकिन एक चीज मेजर साहब और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों के जो जहनियत है, हमारे यहाँ जो लोग जैसे सोचते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि जैसे कहेंगे कि जी, मुझे बोलेंगे कि आप जब हिंदुस्तानी चैनल पे जाती हैं तो आप पाकिस्तान को डिफेंड कर रही होती हैं, और जब आप अपने चैनल पर आती हैं तो आप मतलब इनकी बुराइयां बता रही होती हैं या कमजोरियां दिखा रही होती हैं। तो इनको ये बात समझ नहीं आती कि मैं इंडियन चैनल पे एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाती हूँ और मेरा मतलब मुझे डिफेंड ही करना होता है, मैं इंडियन पैनलिस्ट नहीं होती। और अपने चैनल पे जाहिर है बिकॉज आई वांट के मेरी कंट्री में जो कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सही की जाएं, तो इसलिए मैं वो पॉइंट आउट कर रही होती हूँ कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। तो ये चीज लोगों को क्यों हमारे समझ नहीं आती, वो ये क्यों समझते हैं कि नहीं ये दोगलापन दिखा रही है, ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है, ये दोनों जगह अलग बात कर रही है, ऐसा ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? देखिए ऐसा है आरजू जी की ब्लैक एंड व्हाइट समझना आसान होता है, ठीक है, लेकिन अगर ग्रे समझना है तो उसके लिए थोड़ा सा ज़हीन दिमाग चाहिए। अब कौन इतना दिमाग खपाए कि आरजू जी में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं उनके थिंकिंग प्रोसेस में, उनके थिंकिंग में कितने शेड्स हो सकते हैं। तो ये समझने में थोड़ा सा कि मैं भी समझता हूँ जब आप लोग टेलीविजन पे आते हैं, कोई भी हैं, दे आर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप लोग पाकिस्तानी उस समय एज पाकिस्तानी आ रहे हैं, और आप एज पाकिस्तानी आप डिफेंड करते हैं अपने नेशन की पोजीशन, वो सही हो या गलत हो, अच्छी हो बुरी हो, भाई आप पाकिस्तानी और आपको अपने मुल्क की दिफा करनी है, चाहे टीवी पर ही करना। फौजी तो है नहीं जो सरहद पर पहुंच जाएंगे, तो आप टीवी पर दिफा करते हैं, राइट। ये एक बहस का मुद्दा है। दूसरी चीज ये कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं तो फिर यू आर टॉकिंग मोस्टली एज अ जर्नलिस्ट। तो जो चीजें, और ऐसी बात नहीं है कि आपने मुझसे कोई सख्त सवाल नहीं पूछे, आपने पूछे हैं, आपने जरूर पूछे हैं इंडिया के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, आपने हिंदू राइट विंग के बारे में सवाल पूछे हैं, आपने बाबरी मस्जिद के बारे में मुझसे सवाल पूछे हैं, आपने कई सवाल मुझसे पूछे हैं। इट्स ऑल राइट, आप पूछते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं। तो एक जगह आप जर्नलिस्ट का रोल अदा करते हैं जहां पे यू आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर बैलेंस्ड, एंड एक जगह आप प्योरली एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं जहां पे आपको, ठीक है, जिसको अंग्रेज कहते हैं ना, राइट और रॉन्ग माई कंट्री। सो वो होता है, वो लोगों में होता है। मैं खुद करता हूँ। बिल्कुल, मैंने खुद आपको देखा है, आप अपने चैनल के ऊपर कुछ मतलब और बात कर रहे होते हैं, समटाइम मतलब बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपना सोलो वीडियो आपका आता है तो बहुत दफा आप वीकनेसेस भी बताते हैं भारत की, जहां पे भारत को काम करना चाहिए और ठीक करना चाहिए। आरजू जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं तो वीकनेस, जब मैं गया था वहां पे, क्या नाम कहते हैं कि जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट गया था, तो वहां पे किसी ने मुझसे पूछा था कश्मीर के बारे में, वहां पे मैंने बात बोली थी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं टीवी पे बोलूं या आपके यूट्यूब चैनल पे बोलूं, मैं कोशिश करता हूं, देखिए मैं इंसान हूं, तो मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर सकता, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, पर जितना मेरी आत्मा गवा देती है, राइट, जितनी मेरी आत्मा गवा देती है, मैंने टीवी पे या यूट्यूब पे आज तक झूठ नहीं बोला। हो सकता है कि मेरे मुंह से गलत बात निकली हो क्योंकि मुझे लगा हो वो बात सच है, वो अलहदा बात है, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जितना मुझे सच पता था मैंने वही बात बोली है। और अगर मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई बात बोलूं जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, फिर मैं वो बात बोलता ही नहीं हूं, मैं दायमाई कर देता हूं। लेकिन हाँ, देखिए अगर हम लोग अपनी कमियां नहीं पहचानेंगे तो बेहतर कैसे होंगे, राइट। मैं ये बोलूं कि जी मैं परफेक्ट हूं, फिर तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई ना, फिर तो आप रुक गए वहां पे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा कि नहीं साहब ये थोड़ा मसला है, इंप्रूव करें आप। लेकिन सर दूसरी कंट्री के चैनल पे जाके, हिंदुस्तान के चैनल पे जाके, तो आपको अगर अपने दिल में लग भी रहा हो कि हाँ ये बात गलत है, मैं सिर्फ माइनॉरिटी की चीज ऐसी बात ऐसी जिसपे मैं कभी साथ नहीं देती, कभी मैंने डिफेंड नहीं किया, लेकिन बाकी चीजों पे तो सर करना होता है ना। आप गए ही ऐसा पाकिस्तानी पैनलिस्ट है, तो क्यों हिंदुस्तानी एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां जाके हम कहेंगे हाँ जी हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो तो बस उल्टा ही काम करती है? देखिए ऐसा है आरजू जी कि अगर चाची की मूछें होती तो हम उनको चाचा बोलते, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना आरजू जी, एक्सपेक्टेशन के पीछे ना दौड़िए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी किसी पूरे नहीं होंगे, है ना। किसी के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते, और ठीक है, व्हाटएवर गॉड विल्स, है ना। लेकिन एक चीज है मेजर साहब के, ठीक है जितने मर्जी रिलेशंस खराब हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के, मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगी, लेकिन मैंने भी रिसेंटली सुना कि पोस्टल सर्विस भी बंद है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आज भी बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं हमारे जो भारत में रहते हैं
और भारत वालों के बहुत से रिश्तेदार ऐसे जो यहाँ रहते हैं, तो अगर आप पोस्टल सर्विस बंद कर देंगे तो कैसे लोग एक दूसरे के साथ, हर एक तो इंटरनेट यूज नहीं करता, हर एक ईमेल यूज नहीं करता, तो ये तो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं दूरियां पैदा करने वाली बात है। इसमें आप समझते हैं कि पोस्टल सर्विस ऑन होनी चाहिए दोनों की? आरजू जी, ये कभी होगा नहीं। मैं आपको, मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता इसमें आई कैन नॉट से, क्योंकि मेरे लगने की ना लगने की तो जीरो वैल्यू है। जीरो से भी कम अगर कुछ चीज हो सकती है तो माइनस में ही है मेरा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें है क्या। हिंदुस्तान का एक मूड है खास इस वक्त, और शायद पाकिस्तानी सरकार जो है, जो पाकिस्तानी इदारे हैं, वो शायद ये मूड भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए। India today with respect to Pakistan is extremely angry. बात ये होती है कि जब आप ये बात करते हैं ना कि पोस्टल सर्विस हो और लोगों के बीच में ताल्लुकात हों, हम आपके मुल्क आए, यहाँ पे हम कव्वाली देखें, यहाँ पे आप आए इंडिया में क्लासिकल डांस आप देखें या शास्त्रीय संगीत सुने, ये सब चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और यही मेरा इख्तलाफ फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों से है, जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में ना है, उन लोगों से, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, बड़ी पिंक सी दिल में करण जौहर वर्ल्ड विच इज वेरी नाइस, उसमें बबल गम है, स्ट्रॉबेरीज हैं और सब कुछ बड़ा अच्छा। पर हकायक की जिंदगी ऐसी होती नहीं है। वी लिव इन अ वेरी अगली वर्ल्ड, वी लिव इन अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड। और ये जब से उड़ी हुआ है या पुलवामा हुआ है ना, अब आप किसी भी इंडियन को, आप मुझसे बोलेंगे, आप किसी इंडियन को छोड़िए ना, क्या बात करें किसी, अगर आप मुझसे बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कोई बिल्कुल कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमारा गला भी काट दो, लेकिन हमें तो लाहौर में जाके हमने कढ़ाई खानी है, हमारी गर्दन है, हमारे मतलब परिवार को मारो। लेकिन फिर अगर वैसा किसी का माइंडसेट है तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है वो हिंदुस्तानी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आरजू जी, मैं कोई आपके चैनल पे अपनी कोई गिला नहीं सुना रहा आपको, कोई कंप्लेंट नहीं करा, कोई शिकवा नहीं सुना रहा आपको, लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा कि ये बात सच है कि वाजपेयी जी गए थे लाहौर, और जब वो लाहौर गए थे और मीनार पाकिस्तान में, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान को तस्लीम कभी नहीं करा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीनार पाकिस्तान पे चला गया, और क्या तस्लीम, क्या चाहते हैं आप, मतलब और क्या तस्लीम। हमारा एम्बेसी है, हाई कमीशन है, माफ कीजिएगा, आपके यहाँ कॉन्सुलेट्स हैं, आपके हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं, राइट। हमारे आपके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ चुके हैं, आपके परवेज मुशर्रफ जनरल साहब जो थे वो यहाँ पे आए, आगरा में समिट हुआ, जिन्होंने कारगिल करवाया था, और बड़ी फख्र के साथ इन द लाइन ऑफ फायर उन्होंने बोला भी है कि मैंने कारगिल करवाया था, उन्होंने लिखा अपनी किताब में। उनको यहाँ पे और क्या तस्लीम करने को होता है, और कैसे तस्लीम होता है, कह रहे दिल से तस्लीम नहीं करा। दिल से तस्लीम नहीं करा मतलब क्या, ये क्या वैलेंटाइन डे क्या, कि मैं प्रपोज कर रहा हूं किसी को और जो एक्सेप्ट कर रहा है, या निकाह हो रहा है दो लोगों का, दिल से तस्लीम नहीं करा। मुल्क कभी मुल्कों का दिल नहीं होता, मुल्कों के मफादात होते हैं, राइट। वाजपेयी जी चले गए मीनार पाकिस्तान, और जब वो मीनार पाकिस्तान में खड़े थे उस समय कारगिल पे चढ़ाई हो चुकी थी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की, राइट। मोदी जी आए थे वहां पे, नवाज शरीफ साहब के जो घर में शादी थी, और आई थिंक उनकी ग्रैंड डॉटर की या किसी नीस की, किसी की भी थी शादी, वहां पे आए और उनको अपने इनॉग्रेशन पे भी बुलाया। तो फिर ये आपड़ी हो जाता है, फिर पुलवामा। तो ऐसी चीजें जो हैं ये फिर ना दिक्कत होती है। तो इंडिया में लोग अब लोगों ने उम्मीद करना फॉर गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, अ लार्ज मेजॉरिटी। देयर आर स्टिल सम पीपल, वो अमन की आशा टाइप के हैं, जो हु आर परपेचुअली, कि मतलब आप उनके ऊपर उनके सर पे आप पत्थर मारने कभी, दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि ये खून नहीं है, ये तो दोस्ती का लाल रंग है। उस टाइप के भी लोग हैं, वो होते हैं कुछ लोग, तो उनको तो यू कैन नॉट टेक देम इनटू एनी अकाउंट व्हाटसोएवर। बट पीपल हु बिलीव इन रियलिटी इन इंडिया, एंड दैट इज 99% ऑफ द इंडियन, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम have given up on relations with Pakistan. They couldn't care less, मतलब उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। A vast majority, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, there'll always be exceptions, but a vast majority of Indians have given up on relation, and जैसे कि ना हो हमारी बला से ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। That is the general mood.
लेकिन कहीं ना कहीं से तो आगे बढ़ना होता है, कहीं ना कहीं उस चीज को पीछे छोड़ना पड़ता है जो गलतियां हो गई, चाहे किसी से भी, पाकिस्तान से ऑफ कोर्स ज्यादा तो यहीं से हुआ है। तो उसको अगर पाकिस्तान सही करने की कोशिश करे, कुछ साल लगेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल से आप नेगेटिव सोचेंगे फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो गलतियां हो गई उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, मगर आगे ना हो ऐसा कुछ। आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने ना गलतियां, पिछले 30 साल में कश्मीर में 42,000 लोग मरे हैं, मेरे दोस्त मरे हैं, मेरे भाई शहीद हुए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये गलतियां नहीं होती। एंड आई बिलीव, मैं आपकी और जो भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं जिनके साथ मेरी बातचीत है, आप हो गए, चीमा साहब हो गए, फखर यूसुफजई साहब हो गए, और और बाकी भी लोग हैं, तो मैं आप लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि भूल जाओ, कैसे कोई भूल सकता है? 42,000 Indian citizens, have laid down their lives in J&K, and I believe, हो सकता है कि लोग मुझे ट्रोल करें इस बात पे, हो सकता है कि लोग इस चीज को बोलें कि ये वॉरमॉन्गर है, और जो बोलते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं। मुझे पता है, मैंने ट्विटर में अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दी, मुझे पता ही नहीं लगता कौन ट्रोल कर रहा है, और मैंने 6 महीने से ऑफ कर रखे हैं ट्विटर पे नोटिफिकेशन। कोई कुछ भी बोलता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आरजू जी कि आई फील दैट टुडे इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हम लोग एक जंग की सूरत में, जंग के हाल में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये बात सच है, हम ना माने वो हमारी बेवकूफी होगी, वो हमारी नाअहली होगी, इनकॉम्पिटेंस होगा कि हम समझ ही नहीं पा रहे एज एनालिस्ट। बट ट्रूथ यही है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, ये सच है। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि कुछ ना कुछ बेहतर हो, और जो गलती भी हुई है वो आगे ना दोहराई जाए, और कुछ साल बाद ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म्स बेहतर हो, और अगली जनरेशन, हम ना सही। बस ठीक है, मैंने मिनट चेक कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में बस मेजर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि कभी भी आप समझते हैं कि चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आपको लगता है कि कुछ बेहतर नहीं होगा अगर पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक अपनी गलती को माने और उस चीज को कंट्रोल करे? फिर भी नहीं, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ भी लोग जो है उनकी डेथ्स हुई हैं, बहुत लोग यहाँ पर भी जो है उन्होंने अपने लोगों को खोया है। सिर्फ एक तरफ का नहीं है, दोनों जगह एक जैसा नुकसान हुआ है। अर्जुन, देखिए, हमने तो किसी को वो नहीं करा ना कि हमारे पास तो कोई लश्कर वश्कर नहीं है, जैश नहीं है कि हमने पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान ने, ये हिलरी क्लिंटन ने भी पाकिस्तान को बोला था, जब पाकिस्तान ने ये बोला था ना कि हमारे लोग मारे गए हैं, तो हिलरी क्लिंटन ने यही बोला था कि आप अपने घर के पीछे सांप पालेंगे और फिर ये सोचेंगे कि वो सांप आपको ना काटे। ऐसा हो नहीं सकता। यू कैनॉट रियर स्नेक्स इन बैकयार्ड एंड देन थिंक दैट दे विल नॉट बाइट यू। तो देखिए, जो कश्मीर में हुआ है वो पाकिस्तान ने करा है, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, कुलभूषण जाधव का जितना भी ढोल पीटे कि ये है वो है, अभी तक प्रूफ इनके पास एक नहीं आया। ठीक है, आप ये कहते हैं कि उसका झूठा पासपोर्ट है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं, झूठा पासपोर्ट है कुलभूषण का, तो झूठे डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में जेल में डाल दीजिए उसको, राइट? अगर है उसका पासपोर्ट झूठा, आप कह रहे हैं झूठा, मैं मान लेता हूं कुलभूषण पासपोर्ट का, वो क्या नाम था, हुसैन पटेल या जो भी उसने नाम करा होगा अपना, अगर वो है तो आप उसमें झूठे पासपोर्ट के लिए आप डेथ सेंटेंस दे देंगे किसी को। पर अगर इसीलिए, तो आप जब वर्ल्ड के उधर जाएंगे ना केस लड़ने के लिए कमांडर कुलभूषण जाधव का, तो लोग हर समय पूछेंगे कि प्रूफ क्या है, और वो प्रूफ एक्चुअली कोई नहीं है, बस उसको पकड़ के रखा है अंदर। तो ये ठीक है। देखिए आरजू जी, साफ सीधी बात है, कोई बहुत ही अलिफ लैला की कहानियों की दुनिया में रहने वाला होगा जो उम्मीद से होगा, है ना? कि एक बचपन में हम लोग कहते थे, एक छोटी सी पोयम थी 4 लाइन की, जो बचपन में बच्चे मजाक मजाक में कहते थे कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये जो दोस्ती की बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो यही है कि वो जो कॉर्डियल रिलेशंस थे, दोस्ती तो कभी नहीं थी, लेकिन जो थोड़े बहुत कॉर्डियल रिलेशंस थे वो मर गए और खत्म कहानी। ये बात है।
नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे वैसे बहुत अफसोस हो रहा है, अगर आप अभी तक आप इसी चीज को आप लेके आगे चलना चाह रहे हैं तो बहुत मुझे अफसोस है। लेकिन ये कि मेरी तो यही दुआ होगी और यही ख्वाहिश होगी कि कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकें, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे कि वो, जैसे कहते हैं ना, एकदम कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, तो उस तरह की कोई चीज हो और दोनों